Hello everyone, this is Manvi and welcome to the lecture number 14 of the Java programming series launched by PW Skills। आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर एरेज पढ़ने वाले हैं। अब तक के वीडियोस में हमने जावा लैंग्वेज के फंडामेंटल्स कवर किए। हमने देखा कि एक जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है, हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट करा सकते हैं। हमने लूप्स पढ़े, अलग अलग तरह के फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, हमने मेथड्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, इस तरह के फंडामेंटल टॉपिक्स अभी तक सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको अभी तक के वीडियोस में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ रीविजिट द वीडियो, टॉपिक को समझिए एंड देन कम बैक हियर, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स रिवाइज जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, कि कहाँ कहाँ पर कोई भी वेरिएबल एक्सेसिबल है एक प्रोग्राम में, उसे स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। 3 तरह के स्कोप्स हमने पढ़े थे, क्लास लेवल, मेथड लेवल एंड ब्लॉक लेवल। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड थे उन्हें हम कहते थे मेंबर वेरिएबल्स, और पूरी क्लास में उनको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता था, तो उनका स्कोप था पूरी क्लास। और जो भी वेरिएबल्स एक मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो एक मेथड लेवल स्कोप में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका एक्सेसिबिलिटी, उनका स्कोप सिर्फ वो मेथड होता है जहां उन्हें डिक्लेयर किया गया है, उनको उस मेथड के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेथड बनाते हैं इंट ऐड विच टेक्स 2 पैरामीटर्स a एंड b, और उसके अंदर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दें इंट आंसर विच इज़ इक्वल टू a+b, तो आंसर वेरिएबल को आप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, मेथड के बाहर आंसर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लॉक लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल में या तो ब्लॉक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता था या फिर किसी फॉर लूप या इफ स्टेटमेंट का वो ब्लॉक हो सकता था। और हमने पढ़ा था कि एक स्कोप में, किसी भी एक पर्टिकुलर स्कोप में 2 वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं हो सकता। लूप वेरिएबल्स ब्लॉक लेवल स्कोप में आते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। So this was all about that we studied about scope of variables। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ा था फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको भी रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका मेन मेथड है और कोई और मेथड है आपके पास, लेट्स से ऐड, और ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है a और b एंड इट इज़ रिटर्निंग a+b। ओके, और मेन फंक्शन में आपने 2 वेरिएबल्स बनाए, इंट a लेट्स से 3 और इंट b लेट्स से 5, और आप ये स्टैटिक फंक्शन इसको बना देते हैं यहाँ पे, जिससे हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाएँ। तो ऐड हम यहाँ पे लिखेंगे और a और b पास करेंगे। तो ये जो वेरिएबल्स पास हो रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त, ये कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और फंक्शन में जो पास हुए हैं, जो यहाँ लिखे हुए हैं, वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। उसके बाद हमने 2 तरीके पढ़े थे जिनसे इन वेरिएबल्स को, इन पैरामीटर्स को पास किया जा सकता है। पहला पास बाय वैल्यू और दूसरा पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में कॉपीज़ क्रिएट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ऐड वाला, ये a और ये a सेम नहीं है, a की एक कॉपी बनी। मान लीजिए ये जो a है, फॉर एग्जांपल ये किसी एड्रेस A01 पे a की वैल्यू बनी 3, तो जब ये पास हुआ तो ये एक नया वेरिएबल बना है किसी और एड्रेस पे, फॉर एग्जांपल A21 एड्रेस पे। ये a की कॉपी है, इसमें वैल्यू 3 है पर ये अलग है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस फंक्शन के अंदर a की वैल्यू को 5 कर दिया गया होता या 50 कर दिया गया होता, तो a की वैल्यू इस फंक्शन में तो 50 होती, लेकिन यहाँ पे अगर आप a सी आउट करते तो वो 3 ही रहता। लेकिन यहाँ पे इस मेथड, मेन मेथड के अंदर अगर आप a प्रिंट करते तो वो 3 ही रहता, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू चेंज हुई नहीं कभी। जो वैल्यू चेंज हुई वो सिर्फ उसमें वैल्यू a की थी, वो एक्चुअली एक नया वेरिएबल था। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में कॉपी पास होती है, कॉपी बनती है। पास बाय रेफरेंस में रेफरेंस पास होता है। ऐसा समझ लीजिए कि रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू पास हो रही है जो कि चेंज कर देगी ओरिजिनल वैल्यू को भी। तो अगर आपने यहाँ पे a को चेंज किया तो उसका डिफरेंस, उसका जो फ़र्क है वो इस मेथड में भी दिखाई देगा।
ऐसा होता है पास बाय रेफरेंस के केस में, लेकिन जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक इतना समझ आना चाहिए। पास बाय रेफरेंस को हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम एरेज देखने वाले हैं। एरेज का डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरेज कैसे बनते हैं, दो तरह के एरेज, सिंगल डिमेंशनल और मल्टी डिमेंशनल, ये देखने वाले हैं। एरे के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं ये देखने वाले हैं, और एंड में 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज़ एन एरे? ठीक, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि मुझे किसी एक इंसान की एज स्टोर करानी थी, तो वो तो ईजिली हमने करा दिया था कि भाई एज इक्वल टू 30। ठीक है, बट अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक नहीं 5 लोगों की एज स्टोर करानी है, तो कैसे होगी? तो हम 5 वेरिएबल्स बना लेंगे। एज लेट्स से _1, 12 इंट एज _2, 15, सिमिलरली अप टू एज _5 इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे ना 100 लोगों की एज स्टोर करानी है। ठीक है, क्लास के अंदर लेट्स से एक क्लास है, उसके अंदर सारे बच्चों की एज मुझे स्टोर करानी है, तो क्या मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगी? नहीं ना, वो तो एकदम अच्छा सा नहीं होगा। कितने 100, 1000, 1,00,000 कुछ भी नंबर आपको दिया जा सकता है कि इतनी वैल्यू स्टोर करानी है, तो हर किसी के लिए एक अलग वेरिएबल तो नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ फॉर द रेस्क्यू आते हैं एरेज। तो एरेज क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या होमोजीनियस डेटा। ठीक है, मतलब कि आपके पास सारी एजेस एक साथ स्टोर हो जाएंगी एक एरे के अंदर। एक ब्लॉक जैसा है, बड़ा सा ब्लॉक, जिसको छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए आपको जो भी एजेस स्टोर करानी थी वो यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक है, एक साथ हमने 6 एजेस स्टोर करा ली। ठीक है, तो मोटा मोटा ये होता है एरेज। अब कुछ चीज़ें जो आपको एरेज के बारे में याद रखनी है वो ये कि पहला, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर which stores a collection of homogeneous items। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। कहने का मतलब है जो हमने एजेस एरे अभी डिस्कस किया उसमें सारी एजेस इंटीजर थी। ठीक है, मान लीजिए आपको वेट्स स्टोर कराने हैं, तो सारे वेट्स जो हैं वो फ्लोट होंगे, तो वेट्स जो एरे बनेगा उसके अंदर सारे एलिमेंट्स फ्लोट होंगे, सबका डेटा टाइप फ्लोट होगा। अगर आपको सारे बच्चों के नेम्स स्टोर कराने हैं तो आप नेम्स एरे बनाएंगे और उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनियस आइटम्स। दूसरी चीज़, एरेज हैव ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। हम अभी डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या मतलब है। तीसरी चीज़, एरे में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटीगियस होती है। ये भी हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अब एक एरे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। देखो, जो एज नाम का वेरिएबल था उसको तो हम इंट एज लिख देते थे, या फिर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग नेम लिख देते थे, और अगर हमें किसी का वेट स्टोर कराना है तो हम फ्लोट वेट लिख देते थे। बट द थिंग इज ये सब सिंगुलर वैल्यूज़ हैं। अब हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है जो हम कराएंगे एरेज में स्टोर। सो उसका सिंटेक्स देखिए क्या होगा। आप डेटा टाइप यहाँ लिखेंगे कि इंटीजर, उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर हम लिखेंगे एरे का नाम। ठीक है, सो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं एरेज। अगर हमें नेम्स का एरे बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, फिर से हम स्ट्रिंग लिखेंगे और नेम्स लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये आप एरे के नाम से पहले भी लगा सकते हैं और एरे के नाम के बाद भी लगा सकते हैं। तो हम इसको वेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब ये चीज़, ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एरे बना रहे हैं। ये इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इंटीजर डेटा टाइप्स स्टोर करने वाला एरे बना रहे हैं, कि हम स्ट्रिंग स्टोर करने वाला एरे बना रहे हैं, और हम एक फ्लोट वैल्यूज स्टोर करने वाला एरे बना रहे हैं। ठीक है, एरे को
इस तरह से आप कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए एजेस, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन हो गई। ये हमारा फर्स्ट एज है, ये सेकेंड एज है, थर्ड एज, फोर्थ एज और फिफ्थ एज। सो ये फर्स्ट एज है, ये सेकेंड एज है, अप टू फिफ्थ एज, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, लेकिन हम मेमोरी में एक्चुअली एरे कैसे बनाएंगे? और जब हमने क्लास में बच्चों की बात की थी तो हमने कहा कि हमें 5 साइज़ का एरे चाहिए या 100 साइज़ का एरे चाहिए या 1000 साइज़ का एरे चाहिए। ये चीज़ हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे और हमें मेमोरी में कैसे ये एरे मिलेगा? अभी तक हमने ये देखा कि हम एरे को ऐसे जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, पर एक्चुअल में एरे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये एजेस, एरे का नाम, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर, फिर न्यू कीवर्ड और एरे का टाइप, ये वाला इंटीजर, यहाँ पे हम फिर से लिखने वाले हैं इंट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई करेंगे साइज, ठीक है। ये न्यू कीवर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नई मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है जावा में। तो बेसिकली आप इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते थे कि इंट एजेस इज इक्वल टू न्यू इंट, मान लीजिए आपको 10 बच्चों की एज स्टोर करानी है तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। आपको फ्लोट बनाना है तो आप फ्लोट बना सकते हैं। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू कि आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये आप एरे के नाम के बाद भी लगा सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो सेम है इनिशियली जो डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पे भी फ्लोट ही आएगा, और मान लीजिए 10 ही लिख देते हैं अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे, ठीक। दिस इज़ द टाइप, दिस इज़ द एरे नेम, ये कीवर्ड है, एंड अगेन the data type and size. Okay, now there is one more way of declaring an array called array literal. आप बिना साइज डिफाइन किए डायरेक्टली भी एरे डिफाइन कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के। आपने डेटा टाइप लिखना है, एरे का नाम लिखना है, इक्वल टू ऑपरेटर लगाना है, 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज़ आप एरे में डालना चाहते हैं आप डायरेक्टली लिख दीजिए। मान ली इसका कोई साइज़ नहीं है, मैंने 3 चीज़ें डाली तो 3 हो गया साइज़, 5 डाली तो 5 हो गया साइज़, ठीक। नाउ लेट्स डिस्कस मेमोरी एलोकेशन इन एरेज। एरेज को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लेट्स से कोई इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, इंटेज इक्वल टू 5, तो एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, करेक्ट। अब मान लीजिए आप एक इंटीजर का एरे बना रहे हैं, एक ऐसा एरे जिसमें बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेट्स से 3 साइज का आप एरे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 इंटीजर्स हैं, करेक्ट। तो कितना मेमोरी लेगा ये? देखो, एक इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा था, तो 3 इंटीजर 12 बाइट्स लेगा मेमोरी के, करेक्ट। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, एक बड़ा सा ब्लॉक जो स्टार्ट हो रहा है 101 से। पहले वाले ब्लॉक का जो एड्रेस है वो 101 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये ब्लॉक ऑफ मेमोरीज हैं यहाँ पे। अब एक इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट्स, करेक्ट। तो ये हो गई 4 बाइट्स। इतने स्पेस में एक इंटीजर आता है। तो अगर हमारे पास जो एरे है वो ऐसा कुछ दिखता है, 10, 15, 28, ये एजेस हैं, ठीक है। तो जो 10 है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा इन 4 बाइट्स में, करेक्ट। तो 10 का जो एड्रेस है वो 101 होगा, क्योंकि वो 101 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 10 इज स्टोर्ड एट एड्रेस 101। जो 15 है वो अगले 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, तो 15 यहाँ आएगा नेक्स्ट 4 बाइट्स में, ठीक है। तो 15 का एड्रेस क्या होगा? 105।
और 28 लास्ट वाले 4 बाइट्स में आ जाएगा और उसका एड्रेस होगा 109। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 28 है। ठीक, तो हमने एक टर्म पढ़ा था अभी कि एरे की मेमोरी जो एलोकेट होती है वो कंटीगियस होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 10 को 101 मेमोरी मिली है तो 15 को 105 ही मिलेगी, 120 नहीं मिल जाएगी। रेगुलर एक साथ पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक एक साथ मिलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये पूरी 12 बाइट्स एक साथ मिल जाती हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या वैल्यूज़ ली हैं, पहले 4 में 10 है, अगले 4 में 15 है, इस तरह से आता है। तो ये होता है कंटीगियस का मतलब। ठीक है, अब ये जो मेमोरी होती है, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, ये एक्चुअल में हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। हमने बस यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए इसको 101, 105 एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास एक एरे है, लेट्स से 15, 20, 56, 30, और एरे की एड्रेसिंग जो है वो लेट्स से 101 से शुरू हो रही है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो 20 है वो 105 पे होगा, अगला 109 पे होगा और उसके अगला 113 पे होगा। ठीक है, और ये टोटल कितनी मेमोरी ले रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 इंटीजर्स हैं तो 4 × 4 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये ओवरऑल कंज्यूम कर रहा होगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी का, जिससे हम समझेंगे कि ये मेमोरी एक्चुअली हमें मिल कहाँ रही है। तो हमारे पास JVM में हमने मेमोरी कंपोनेंट पढ़ा था, उसके अंदर एक्चुअली 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, और भी होती हैं बट अभी हम फिलहाल स्टैक और हीप मेमोरी की बात करेंगे। तो स्टैक मेमोरी और दूसरी होती है हीप मेमोरी। ये जो स्टैक मेमोरी होती है इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, ये चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो एक्चुअल में हीप मेमोरी पे बनते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे कि ये जो मैंने कह दिया इसका क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया लेट्स से int a और एक और वेरिएबल बनाया int b। तो आपको पता है ये मेमोरी कहाँ बन रही है, ये बन रही है स्टैक पे, स्टैक मेमोरी में ये मेमोरी एलोकेट हो रही है। एक वेरिएबल बना a जिसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है, एक वेरिएबल बना b जिसकी वैल्यू हो गई 15। हीप में इस केस में कुछ नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे डिक्लेयर किया एजेस, तो ये एजेस का रेफरेंस तो यहीं बनेगा, पर हमने इसे अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो यहाँ पे ना नल आएगा इनिशियली। ठीक है, कुछ नहीं, नल का मतलब नथिंग। ठीक है, और जब हम एजेस इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3 या 5 या जो भी साइज हम दे रहे हैं वो हम लिखते हैं, तब पता है क्या होता है, ये जो 4 इंटीजर्स की मेमोरी है ना, ये हमें स्टैक पे नहीं मिलती, ये मिलती है हमें हीप पे। ठीक है, तो हमें 16 बाइट्स, क्योंकि 4 साइज़ का बनाया तो अल्टीमेटली 16 बाइट्स मिलेंगी, ये हमें यहाँ मिलेगा हीप पर। अब मान लीजिए ये स्टार्ट हो रहा है 101 से, तो 101 से 105, 109, 113 इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने ये वाली लाइन लिखी ना कि एज इज इक्वल टू न्यू इंट, इसमें नल की जगह स्टोर हो जाता है ये एड्रेस, इसमें नल की जगह स्टोर हो जाता है पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ स्टोर हो जाएगा 101। ठीक, तो आप समझे कि जो आप नाम लिख रहे हैं, जो आप रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, वो स्टैक पे बन रहा है, एक्चुअल मेमोरी जो एलोकेट हो रही है वो हीप पे हो रही है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले लेक्चर में हम एक टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जहाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि रेफरेंस वेरिएबल्स, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंट, बूलियन, फ्लोट, ये सब बनते हैं स्टैक मेमोरी में, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हीप मेमोरी में, एंड एरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। जावा में एरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अगर हम एक और एग्जाम्पल लें फॉर मोर क्लैरिटी, सो फॉर एग्जाम्पल आपने अब एक और एरे बनाया, लेट्स से स्ट्रिंग का एरे बनाया, नेम्स। तो जो नेम्स है वो बनेगा यहाँ स्टैक पे, ठीक है। और नेम्स क्या कहलाएगा? नेम इज रेफरेंस वेरिएबल विच इज रेफरिंग, ये जो नेम्स है ये पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी को जो हीप में एलोकेट होगी। ये जो एजेस था दिस वाज आल्सो अ रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू सम मेमोरी एलोकेटेड इन द हीप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगेन कुछ मेमोरी मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने साइज का एरे बना रहे हैं। 5 का बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, 4 का बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। सो इस तरह से एरेज में मेमोरी एलोकेशन होता है। अच्छा चलो ये तो देख लिया कि एरेज कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। पर अब क्या, मतलब हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे उसके अंदर मेमोरी एलोकेट हो रही है, पर क्या वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है उसको एक्सेस कैसे करना है, या कोई वैल्यू हमें डालनी है तो हम कैसे डालेंगे, ये अब हम देखते हैं। तो हम कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे हम साइज देते हैं। अब मान लीजिए मेरे को, ठीक है, मेरे को एक ब्लॉक मिल गया, मेरे को 5 ब्लॉक्स मिल गए ऐसा समझिए, पर मुझे इस पहले ब्लॉक में कुछ वैल्यू डालनी है तो मैं कैसे डालूँ, मुझे इसमें कुछ वैल्यू डालनी है तो मैं कैसे डालूँ, और वैल्यू डल गई उसके बाद मुझे उसे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँ। अच्छा, तो मैंने आपको पहली स्लाइड में ये बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जाता है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जाता है, यहाँ थर्ड एलिमेंट जाता है, यहाँ फोर्थ और यहाँ फिफ्थ। पर आपको पता है कि ये भले ही फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन इसे कहा जाता है 0th एलिमेंट। इसको फर्स्ट एलिमेंट कहा जाता है, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक है। यही कहलाती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? नंबरिंग। एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसे इंडेक्सिंग कहते हैं। और जावा में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है हमेशा। तो अब लेट्स से मुझे एजेस में पहला एलिमेंट डालना है 5, तो मैं कैसे डालूँ, इसको हम कैसे एक्सेस करें एजेस ऑफ 0 को? तो बहुत सिंपल है, आपको एरे का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और जो भी एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ लिख देना है। अगर मुझे एजेस ऑफ 0 एक्सेस करना है तो मैं एजेस स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दूंगी। अगर मुझे एजेस ऑफ 2 एक्सेस करना है तो मैं ऐसे लिख दूंगी। अब एजेस ऑफ 0 एक्चुअल में ये है, ये एजेस ऑफ 2 है, थर्ड एलिमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरे के अंदर थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो थर्ड एलिमेंट है एजेस ऑफ 2, ठीक है। अब मुझे एजेस ऑफ 0 में लेट्स से 5 डालना है, तो मैं एजेस ऑफ 0 रखूँगी यहाँ पे और इक्वल टू ऑपरेटर लगा के 5 लिख दूँगी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 2 में 15 डालना है तो यहाँ 15 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे मान लीजिए जो भी मैंने वैल्यूज़ डाली इस तरह से मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब मुझे इन्हें प्रिंट कराना है तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगी? सेम चीज़, आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम आउट में, एस आउट वाले स्टेटमेंट में आपने एजेस ऑफ 0 लिख देना है, या जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अच्छा चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा कोड लिख के देखते हैं। तो मेरे पास ये एक क्लास है मेन, उसमें मेन मेथड है, और एक क्लास बनाई है मैंने एरेज एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है डेमो एरेज, ठीक। और यहाँ मैंने एरेज एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डेमो एरेज को कॉल कर रही हूँ। अब हम एरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम, इक्वल टू ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड, और फिर से डेटा टाइप और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस बार वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम साइज डाल देंगे, 5 का बनाना है तो 5 का, 3 का बनाना है तो 3 का। एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए फ्लोट्स का बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, 3 साइज ही बना लेते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग का बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे? एजेस ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट्स से 34, एजेस ऑफ 1 इज 12, एजेस ऑफ, अच्छा
अब यहाँ पे ना 5 एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है। 45। अब 5 है तो है नहीं, हमने 3 साइज़ का बनाया है तो सिर्फ 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एजेस ऑफ 0, एजेस ऑफ 1 एंड एजेस ऑफ 2। हमें मेमोरी सिर्फ इन 3 के लिए मिली थी, पर मैंने यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश की एजेस ऑफ 5 को। ठीक है, अभी देखेंगे कि इससे क्या होगा, पर पहले जो सही चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे सारी एजेस प्रिंट करानी है, तो कैसे कराएंगे? ठीक है, तो ये तो हो गया एजेस। आप सेम चीज़ वेट्स और नेम्स के साथ भी कर सकते थे। कैसे? वेट्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, ठीक, वेट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, ठीक। तो अभी हम सिर्फ एजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सेम गोज फॉर नेम्स ऑल्सो, आप सिमिलर तरीके से नेम्स में भी वैल्यूज़ डाल सकते थे। अब प्रिंट करके देखते हैं। देखो 0, 1, 2, 34, 12, 45 जो वैल्यूज़ हमने असाइन की थी वो प्रिंट हो गई। अब ये करते हैं, एजेस ऑफ 5 को 45 देते हैं, 5 एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, और रन करते। और देखिए यहाँ एक्सेप्शन आई कि इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3, मतलब हमने मेमोरी तो एलोकेट की ही नहीं थी, इसको तो मेमोरी मिली नहीं और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड्स एरर आया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एजेस ऑफ -1 या फिर एजेस ऑफ -2 इस तरह की कोई वैल्यू एक्सेस करते तो भी हमें सेम एरर आता। देखिए इंडेक्स -2 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3, तो हम जो भी हमारा असाइंड मेमोरी एरिया है उसके बाहर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा क्योंकि वो, ठीक। तो आप यहाँ पे एरे का फ़ायदा समझ पा रहे हैं ना? मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे मुझे 300 3300 एजेस डालनी होती तो मुझे कितने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ जाते, एज 1, एज 2, एज 3300, है ना। लेकिन एरेज की हेल्प से हमने 3300 वैल्यूज़ को एक ही साथ स्टोर करा लिया। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ एरेज। पहला टाइप सिंगल डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, जो हम इतनी देर से डिस्कस करते आ भी रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है कि सिक्वेंशली एक ही डायमेंशन में कुछ एलिमेंट्स हमने रख दिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई नई बात नहीं है, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो सिंगल डायमेंशनल एरेज ही थे। अब ये मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरेज को एरे ऑफ एरेज भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से समझ आ रहा होगा, सिंगल डायमेंशनल में एक डायमेंशन थी, मल्टी डायमेंशंस में 2 और मोर डायमेंशंस हो सकती हैं। अभी इसका मतलब समझते हैं। तो जो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरेज थे उनमें हर जगह हम कोई इंटीजर स्टोर करा रहे थे, है ना। 2D एरेज डिस्कस करते हैं। 2D एरेज में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, एक एरे है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो खुद में भी एरे ही होती है। तो यहाँ पे इंटीजर, स्ट्रिंग ये सब होने की जगह यहाँ पे खुद एक एरे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पे भी एक एरे है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे है ये हमारे पास, ठीक है। उसमें 0th इंडेक्स पे 10 स्टोर्ड है, फर्स्ट पे कुछ स्टोर्ड है और ऐसे ही कुछ इंटीजर्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, ये हो गया 1D, 1 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में क्या होगा कि हमारे पास जो 0th इंडेक्स है ना एरे का, उसके अंदर खुद एक एरे स्टोर्ड है। मतलब मान लीजिए 3 साइज़ का एरे स्टोर्ड है, 1 to 3 स्टोर्ड है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, मैंने बस इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। जो अभी तक हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे थे उसको मैं वर्टिकली लिख रही हूँ, ठीक। इसके अंदर मान लीजिए 4, 5, 6 हैं। सेकंड जो इंडेक्स है उसके अंदर 7, 8, 9 वैल्यूज़ वाला एक एरे है, ठीक है। तो ये ही होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे ये आपको पिक्चर बना के दिखाई ना, कुछ कुछ ऐसे ही देखते हैं।
तो हम कुछ ऐसा बॉक्स सा बनाते हैं और मान लीजिए 4 साइज़ का एरे है इनिशियली, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 4 हैं और ये कितना भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 0 1 2 था तो यहाँ भी 0 1 2 ही जाए, यहाँ पे 3 भी आ सकता था। इनफैक्ट स्टैगर्ड एरेज भी बनाए जा सकते हैं, हर किसी के अंदर अलग साइज़ का, बट अभी हम हर किसी के अंदर सेम साइज़ का डिस्कस करेंगे। तो ये 0 1 2 3, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये जो 0 1 2 3 है ये तो हमारे मेन एरे की इंडेक्सिंग है, जो बाहर वाला एरे है। और जो ये एरेज हैं इसकी भी तो कुछ इंडेक्सिंग है ना, तो इस इंडेक्सिंग को हम यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 अगेन, ठीक है। ये और भी आगे तक जा सकता था, जैसे मैं ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ, इसको हम यहाँ भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी और वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल एरे को विजुअलाइज किया जा सकता है बेसिकली। अच्छा ठीक है, पर एक 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे किया जाए। 1D एरे के लिए हमने ये दोनों चीज़ें देखी। देखो 1D एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, न्यू कीवर्ड, अगेन डेटा टाइप और यहाँ पे लिखते हैं हम साइज, करेक्ट। और एक और तरीका होता है एरे डिक्लेयर करने का, एरे लिटरल, हम यहाँ पे डायरेक्टली एजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये समझो कि ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक एरे बना रहे हैं। किसका एरे बना रहे हैं, जो इसके पीछे लिखा हुआ है, इंटीजर का एरे बना रहे हैं। अब एक 2D एरे जो होता है वो क्या होता है, वो एरे ऑफ एरेज होता है। ये जो है एरे ऑफ इंटीजर है और ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट हुई, स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे इंट लिखने से। अगर हमें एरे ऑफ एरेज बनाना है तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट से हमें ये पता चलता है कि हम एरे बनाने वाले हैं। किसका एरे बनाने वाले हैं वो इसके पीछे लिखने से पता चलता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे क्योंकि ये खुद में भी एक एरे ही है, करेक्ट। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारे लिए क्या बना के दे देगी, हमें एरे ऑफ एरे। बेसिकली यहाँ पे हमें 2D एरे मिल जाएगा। और इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, अगेन न्यू कीवर्ड, इंटीजर, यहाँ क्या देते हैं साइज, अगेन यहाँ पे भी हम साइज ही देंगे। मान लीजिए कि आप जो पहली डायमेंशन दे रहे हैं वो 2 दे रहे हैं, बेसिकली जो ओवरऑल साइज ऑफ द मेन एरे है वो 2 है और लेट्स से 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जो एरेज हैं उन सब के साइजेस लेट्स से 3 हैं, ठीक है। तो बेसिकली टोटल एलिमेंट्स कितने मिलेंगे आपको, 12, क्योंकि 4 तो बेसिक हैं और उन चारों के अंदर 3-3 साइज के एरे हैं। सो टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए। एंड सिमिलर टू दी 1D वन, यहाँ पे एरे का नाम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, सम एरे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। और इस ये जो 12 एलिमेंट्स हैं ये स्पेस कितना लेंगे, मेमोरी कितनी लेंगे, ये 12 × 4 48 बाइट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका इनको बनाने का। सिमिलर टू एरे लिटरल फॉर 1D एरे, 2D एरे भी आप लिटरल्स के थ्रू बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे मल्टी एरे, मान लीजिए एरे का नाम ये है। ये कर्ली ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसके अंदर एरे लिखने वाले हैं। 1D के केस में हम यहाँ पे 1 2 3 लिख देते थे। अब 2D के केस में हर एक एरे का एलिमेंट खुद एक एरे ही है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। बेसिकली 3 इसके अंदर रोज हो गई, 3 बेसिकली जो मेन एरे है उसका साइज 3 हो गया। उसके अंदर अब हम कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मान लीजिए 2 डाल दिए मैंने, 1 2 4 5 11 12, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम, देखिए जो हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, विजुअलाइजेशन देखी थी, वो कुछ इस तरह से थी
कि मान लीजिए 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली 2 है मेन एरे का साइज़ और उस एरे के अंदर जो एरेज पड़े हुए हैं उनका साइज़ है 4। तो ये 0 है, ये 1 है, 0 1 2 3। तो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर मैं उठाऊंगी और 0 0 क्या बनेगा, रो नंबर कॉलम नंबर 0 0। तो 0 0 से हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे और ऑब्वियसली एरे का नाम लिखेंगे यहाँ पे पीछे। हमारे एरे का नाम है मल्टी एरे, तो मल्टी एरे ऑफ 0 0, मल्टी एरे ऑफ 0 0। अगर मैं लिख दूँ 5 तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे ये वाली चीज़ एक्सेस करनी है तो ये 0th रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 1 से एक्सेस हो जाएगी, ये 0 2 से, ये 0 3 से, ये 1 0 से, 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है या यहाँ की वैल्यू रीड करनी है तो मैं कैसे कर रही होंगी, मल्टी एरे, शॉर्ट में लिख देती हूँ MA, मल्टी एरे ऑफ 1 3। ठीक है, अब कोड में डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं एक बार इस चीज़ को। ये डेमो एरेज वाले कोड में हमने लिटरल्स नहीं डिमॉन्स्ट्रेट किए थे, तो एक काम करते हैं, इस नेम्स एरे को लिटरल वाले तरीके से बनाते हैं। एरे लिटरल, राहुल, राज, आराध्या। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। सिंपल जैसे पहले प्रिंट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कर देंगे हम नेम्स को भी, नेम्स ऑफ 0, नेम्स ऑफ 1 एंड नेम्स ऑफ 2। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। सो 34 12 45 राहुल, राज, आराध्या, 3 नेम्स प्रिंट हो गए। ठीक, नाउ लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट मल्टी डिमेंशनल एरेज। वॉइड मल्टी एरेज नाम लिखते हैं इस फंक्शन का। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टी डिमेंशनल एरेज बनाएंगे। तो अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तो कैसे बनेगा, इंट 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे साइजेस देंगे, मान लीजिए 5 और 3। ठीक है, और यहाँ पे एरे का नाम, यहाँ पे एरे 1 लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका नाम हम ARR ही रख देते हैं, कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1, 0 1 नहीं डालते, इंडेक्सेस से कंफ्यूज रहेंगे वरना। 56 43 6 समथिंग समथिंग समथिंग, सिमिलरली हियर ऑल्सो। ठीक है, इनका साइज़ अलग भी हो सकता था। ठीक है, और अगर हमें इन्हें प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे। अब देखिए हमारे पास 3 जो हैं बेसिक, मतलब 3 हमारे पास रोज़ हैं मेन एरे के अंदर, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ 0 के अंदर फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराना है तो एरे 0 1 से हो जाएगा। एरे ऑफ 0 बेसिकली 0 1, 0 1 क्या पॉइंट कर रहा है, 0 1 पॉइंट कर रहा है इसको, 43 को, तो पहले 0 0 प्रिंट कराते हैं, फिर 0 1, फिर 0 2। तो इनसे क्या प्रिंट होके आएगा, 56, ये 56 है, ये 43 है और ये 6 है। ठीक है, तो एरे ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे ऑफ 0 से हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 से हम इस एरे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एरे ऑफ 0 इज इन इटसेल्फ अ एरे। ठीक है, ये जो है ये खुद ही एक एरे है। ठीक है, और एक एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इंडेक्स देते हैं, करेक्ट। तो अगर हमें इसके अंदर कुछ एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 0 और जो भी इंडेक्स चाहिए, लेट्स से 2 चाहिए तो 0 2 से एक्सेस हो जाएगा। सेम गोज फॉर द अदर 3 वैल्यूज। यहाँ पे 34 7 8 आना चाहिए और यहाँ पे
12, 56, 8, ये भी चेंज करेंगे, 1 आएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 2। ये भी डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज असाइंड, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। इनफैक्ट पहले ही हमें कॉल करना पड़ेगा, तो हम नीचे जाते हैं और डेमो एरेज को नहीं कॉल करते, ऑब्जेक्ट डॉट मल्टी एरेज को कॉल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 56, 43, 6, 34, 7, 8, 12, 56, 8 सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अभी तक हमने 2D एरेज डिस्कस किए। सिमिलरली 3D एरेज, 4D एरेज, 5D एरेज कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए 3D एरे मेरे को बनाना है, तो मैं इसका नाम एरे 3 रख देती हूँ। तो वो कैसे बनेगा, न्यू इंट और 3 बार हम ये लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो 5, 3, 2। तो इससे कितने एलिमेंट्स बन के आएंगे, 5 × 3 × 2 विच इज़ 30, और 30 एलिमेंट्स कितना स्पेस लेंगे, 30 × 4 120 बाइट्स। ठीक है, और इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, एरे ऑफ 3 ऑफ, अगर हम 0th एरे पे हैं तो उसके अंदर 0 और उसके अंदर एक और 0, बेसिकली 3 बार इसको ऐसे हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरे ऑफ 3 ऑफ 0 इज पॉइंटिंग टू अनदर 2D एरे। तो एरे ऑफ 3 ऑफ 0, 0 दिस पार्ट इज पॉइंटिंग टू 1D एरे, और उस 1D एरे के किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो इस तरह से आप 3D, 4D, 5D किसी भी प्रकार का एरे बना सकते हैं। यूजुअली हम 1D और 2D एरेज में ही डील कर रहे होंगे। अब 3D एरेज हम बहुत बाद में DP में हम 3D एरेज या 4D एरेज ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे, बाकी 2D एरेज तक समझ आना फ़िलहाल ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी कि आपको एक एरे की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब एक एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर आपको ये पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा थ्रू कोड कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो यार बहुत सिंपल है, एरे के अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है लेंथ नाम की, आप उसको इन्वोक कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के। आप लिखिए एरे डॉट लेंथ, और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो यार 5 प्रिंट होके आ जाएगा, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस हैज़। नाउ लेट्स क्विकली सी दिस इन द कोड। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास 3 एरेज हैं इनकी लेंथ अपन प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एजेस की लेंथ प्रिंट करेंगे तो 3 आएगा, वेट्स की प्रिंट करेंगे तो भी 3 आएगा, और हम नेम्स की प्रिंट करेंगे तो 4 आएगा। हमने एक नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दिया है जिससे हम अलग लेंथ देख पाएँ। ठीक है, इसको रन करते हैं तो 3, 3, 4। ठीक है, 3, 3, 4 ही एक्सपेक्टेड था, बाकी का जो आउटपुट है वो आगे की चीज़ों का आउटपुट आ रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एक एरे के थ्रू ट्रैवर्स कैसे किया जा सकता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमें प्रिंट करनी थी एरे की वैल्यूज़ तो हम इंडेक्सेस के थ्रू प्रिंट कर रहे थे, है ना, और मैन्युअली प्रिंट कर रहे थे। मान लीजिए 1000 साइज़ का एरे होता तो क्या आप 1000 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखते, नहीं ना। कुछ रिपीटिशन दिख रही है, रिपीटिशन से क्या याद आ रहा है, लूप्स। तो हम बेसिकली लूप्स यूज़ कर सकते हैं एरे को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा हटा देते हैं। अब 3 तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। पहला फॉर लूप से, दूसरा फॉर ईच लूप से, और तीसरा वाइल लूप से। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एरे है और उसका साइज़ मान लीजिए 4 है। ठीक है, इंडेक्सेस जो होंगे 0, 1, 2, 3 होंगे, और हर किसी में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम इन्हें प्रिंट कराना था तो हम क्या कर रहे थे, एजेस ऑफ 0, एजेस ऑफ 1, एजेस ऑफ 2 और एजेस ऑफ 3, ये चीज़ हम मैन्युअली लिख रहे थे, राइट। पर लूप की हेल्प से क्या हम इन 0, 1, 2, 3 को ऑटोमेट नहीं कर सकते। अगर हम एक लूप चलाएं लूप वेरिएबल i यूज़ करके, और i की वैल्यू को हम 0 से 3 तक चला दें और हम प्रिंट कर दें एजेस ऑफ i, तो हमारी सारी एजेस प्रिंट नहीं हो जाएंगी। देखिए समझिए, कोड से ही समझते हैं। अच्छा,
तो देखिए अभी तक हम प्रिंट कैसे कर रहे थे, एजेस ऑफ 0 1 2 ऐसे असाइन किया और मैनुअली इंडेक्सेस पे जाके प्रिंट किया, ठीक है। अब हमें सेम चीज़ लूप से करनी है, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे और लूप मुझे बताइए कहाँ से कहाँ तक लगेगा। हमें 0 1 2 सिर्फ 3 वैल्यूज़ तक लूप चलाना है, करेक्ट। तो शुरुआत कहाँ से होगी लूप की, i इक्वल टू 0 से, और कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 2 तक चलेगा, ठीक है। अब ये जो i लेस देन इक्वल टू 2 है, जनरली यहाँ पे इसको लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है और 3 लिखा जाता है। लेस देन 3 का मतलब यही हो ना, लेस देन इक्वल टू 2। आप लेस देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, बट जनरली लेस देन ऑपरेटर के साथ एक बड़ी वैल्यू लिख दी जाती है, क्योंकि ये साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इट्स ईजी टू रिकॉग्नाइज कि भाई 3 साइज़ का है तो 3 तक लेस देन लगा दिया, ठीक। और अब हमें प्रिंट क्या करना है, एजेस ऑफ i, ठीक। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो एजेस ऑफ 0 प्रिंट होगा, i की वैल्यू 1 होगी तो एजेस ऑफ 1 प्रिंट होगा, और i की वैल्यू 2 होगी तो एजेस ऑफ 2 प्रिंट होगा। तो इसको रन करते हैं, देखिए 34 12 और 45 ये तो यहाँ से प्रिंट हुआ जो हमने मैनुअली किया था, सेम ही चीज़ लूप से भी हम प्रिंट कर पाए, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लूप से प्रिंट करने का। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसी को अभी 300 साइज़ का कर दूँ तो 300 स्टेटमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे ना, फिर आप यहाँ पे 300 करेंगे और सारी 300 चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा लूप जो हम देखने वाले हैं वो है फॉर ईच, ठीक है। अब ये फॉर ईच लूप क्या होता है देखते हैं। फॉर ये राउंड ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी डेटा टाइप है, एजेस प्रिंट कर रहे हैं, एजेस के अंदर इंटीजर एलिमेंट्स हैं तो इंट, उसके बाद कोई भी नाम लिखेंगे। देखिए एजेस के अंदर क्या है, एज है तो यहाँ पे हमने एज लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते थे, एक्स लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, पर मैं यहाँ एज लिख रही हूँ क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोलन लगाएंगे और फिर इस एरे का नाम लिखेंगे जिससे हम प्रिंटिंग करना चाहते हैं, और यहाँ प्रिंट कर देंगे हम एज, ठीक है। तो एक बार चला के देखते हैं, फिर और इस पर डिस्कशन करते हैं, और इसको अब कमेंट आउट कर देते हैं। तो एक बार ही 34 12 और 45 आ जाना चाहिए, वो आ गया, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, हमारे पास जो एजेस एरे है उसके हर एक एलिमेंट को एज में ऐसा समझिए हम डाल रहे हैं और एज को प्रिंट कर रहे हैं। इस लूप को फॉर ईच लूप कहा जाता है। फॉर ईच का मतलब क्या है, इस एरे के अंदर प्रिंट ईच एंड एवरी वैल्यू, ठीक है। और उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते वक्त किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सिंटेक्स है, काफ़ी यूज़फुल है, इसको याद रखिएगा। बस इसकी एक लिमिटेशन है, हम इससे ना सिर्फ पूरा एरे ही प्रिंट कर सकते हैं। जो अभी तक हमने किया था i इक्वल टू 0 वाली चीज़, मतलब फॉर लूप से जो हम प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे कर रहे थे, तो हमारी ना इसमें मर्जी थी कि हमें 3 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, 2 कराने हैं, 1 कराना है। वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती थी इस कंडीशन को चेंज करके, ठीक है। पर अगर आप फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप पार्शियल एरे नहीं प्रिंट करा पाएंगे, पूरा एरे ही प्रिंट होगा, ठीक। तो 2 तरीके ये हो गए। अब ये सेम चीज़ हम वाइल लूप से भी कर सकते थे, करेक्ट। तो वाइल लूप से भी करके देख लेते हैं। उसके लिए हम अपना लूप वेरिएबल लूप के बाहर ही इनिशियलाइज़ करते हैं। तो i इक्वल टू 0 हमने बाहर इनिशियलाइज़ कर दिया। वाइल के अंदर कंडीशन डालते हैं। कंडीशन ये होगी कि i लेस देन 3 होना चाहिए और एजेस ऑफ i, ठीक। और i को अब हमें इंक्रीज़ करना होगा, i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 हो जाना चाहिए ना। i प्लस प्लस फॉर के केस में तो हमने यहाँ लिखा था i प्लस प्लस, और ये एग्जीक्यूट होता है इस वाले ब्रेसेस से बिल्कुल पहले, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पे खुद से लिखेंगे, एक्सप्लिसिटली लिखा तो हमने वहाँ भी खुद से ही था, पर अलग जगह पर। वहाँ पे फॉर में स्टेटमेंट में ही लिखते हैं और वाइल में अंदर लिखते हैं। इसको i इक्वल टू i प्लस 1 लिख लो या i प्लस प्लस लिख लो, एक ही बात है। प्लस प्लस i भी लिख सकते हो आप, वो भी ठीक है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो पहली 3 बार यहाँ से प्रिंट होगा, पहली 3 वैल्यूज़, देन यहाँ से, देन यहाँ से। तो 9 वैल्यूज़ हम देखने वाले हैं। 34 12 45,
34 12 45 एंड 34 12 45, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रैवर्स अ एरे। एक काम करते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल एरे को भी ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। मल्टी एरेज को कॉल करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। तो ये एरे है हमारे पास, इसे हमें प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट कर रहे थे अभी तक हम? 0 1 0 0 0 2 ऐसे कर रहे थे। अब आपको पैटर्न्स वाला लेक्चर अगर याद है तो पैटर्न्स में भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही थी कि रोज और कॉलम्स टाइप्स का कुछ। हम ऑलरेडी एक्चुअली 2D एरेज को प्रिंट कर चुके हैं पैटर्न्स में। सेम तरीका ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है रोज़। एक काम करते हैं, इसको एक कम कर देते हैं जिससे आपको ये समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। और i प्लस प्लस, तो हम इस लूप से क्या ट्रैवर्स कर रहे हैं? 0 की वैल्यू का मतलब है कि हम पहला एरे ट्रैवर्स करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूसरा एरे ट्रैवर्स करने वाले हैं, ठीक है। अब इन एरेज पे तो हम पहुंच गए, एरेज के अंदर की वैल्यूज़ को भी तो एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे, j इज़ इक्वल टू 0 और j लेस देन, अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ j प्लस प्लस, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस हो जाएगा। और प्रिंट कैसे करते हैं? एरे ऑफ i एंड j, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। तो देखिए 56 43 6 34 7 8, ठीक है। अब हमने जो लेंथ ऑपरेटर सीखा था उसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लिखना, यहाँ 3 लिखना, यहाँ पे 2 3 लिखना, ये सब मैनुअल काम है। जब हम लेंथ ऑपरेटर है हमारे पास जो हमें एरे की लेंथ बता सकता है तो वही यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे 3 की जगह अगर हम एजेस डॉट लेंथ लिख दें तो सेम ही बात रहेगी। यहाँ भी 3 की जगह आप एजेस डॉट लेंथ लिख सकते हैं। और 2D एरे के केस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एरे डॉट लेंथ आ जाएगा। एरे डॉट लेंथ में क्या होगा, यहाँ पे एरे डॉट लेंथ में 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें किसकी लेंथ चाहिए? देखिए इससे हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1, करेक्ट। ये दोनों खुद में एरेज ही हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ को भी हम ऐसे ही सिमिलर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बट हमें लिखना पड़ेगा एरे ऑफ i डॉट लेंथ, ठीक है। तो अब हम पहले मल्टी डायमेंशनल वाला कोड ही रन करते हैं। तो देखो सेम आउटपुट आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे एरे डॉट लेंथ और एरे ऑफ i डॉट लेंथ लिखने से, ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे एरे डॉट लेंथ क्यों लिखा और यहाँ पे एरे ऑफ i डॉट लेंथ क्यों लिखा। क्योंकि बाहर वाले लूप से मैं इन एरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर वाले एरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम बाहर वाले लूप से। और उसके हमारे पास कितने टोटल एरेज हैं बड़े वाले एरे के अंदर, मेन एरे के अंदर 2, तो वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, एरे डॉट लेंथ से। छोटे वाले जो एरेज हैं, एरे के अंदर जो एरेज हैं, उनकी लेंथ कहाँ से मिलेगी, उन एरेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2। ये जो है ये एरे ऑफ 0 है ना, ये जो है ये एरे ऑफ 1 है। तो अगर हम इनके पीछे डॉट लेंथ लगा दें तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये 7 हटा देना तो अब हम इसको भी प्रिंट कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे 8 नहीं आया, 34 और 7 आया। जबकि अगर हम यहाँ पे मैनुअली लिख रहे थे तो हम एक स्टैगर्ड एरे, बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला एरे नहीं प्रिंट करा सकते थे, बट ऐसे करा सकते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ यहाँ भी रहेगी। हम लेंथ का डिमॉन्स्ट्रेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन एरे। देखो एरे का साइज है 3, इन सब का सम करना है। तो सिंपल सी बात है कि सम हो जाएगा एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2, है कि नहीं। पर अगर यही एरे 10 साइज़ का होता तो क्या 10 तक सब कुछ ऐड करते, 100 का होता तो 100 तक ऐसे मैनुअली ऐड थोड़ी ना करते। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगेन रिपीटेड काम है, लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो हम एक लूप चलाएंगे और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to साइज ऑफ द एरे चलेगा लूप, करेक्ट। और आंसर में बेसिकली सम में
हम हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। एलिमेंट को एक्सेस करना हमें आता ही है, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं हम एरे ऑफ आई से। ठीक है, फटाफट कोड देखते हैं इसका। वॉइड ही बनाते हैं, रिटर्न नहीं करते सम को, और प्रिंट करा देंगे यहीं पे सम ऑफ एरे। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं यहीं, मान लीजिए ये एरे है। अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इसे। ठीक, अब क्या करना है, हमें सारे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और इस सम में जोड़ना है। ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। और सम में अब जो सम की नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, पुराने सम में एरे ऑफ i ऐड कर देना है। ठीक है, और लास्ट में सम हम प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो एक बार रन करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सम ऑफ एरे, देखो 17 आउटपुट आ गया। 17 ही है सम, बिल्कुल 6, 8, 8 और 9 17। ठीक, एक बार हल्का सा ड्राई रन भी देख लेते हैं इसका। तो हमने जो कोड लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, इसके हिसाब से मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, और सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, तो इनिशियली सम था 0, ठीक, और आई इनिशियलाइज होगा 0 से, तो हम पहली बार लूप के अंदर जा रहे हैं और सम की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं सम प्लस एरे ऑफ आई से। तो सम क्या हो जाएगा, सम अभी क्या है 0 है, और एरे ऑफ 0 क्या है, एरे ऑफ 0 है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू अब 0 से हट के 1 हो जाएगी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस पे आ गए तो आई की वैल्यू चेंज होके 1 हो गई। ठीक है, सम क्या है इस पॉइंट पे, सम इस पॉइंट पे 1 है। ठीक है, प्लस और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, और एरे ऑफ 1 क्या है, एरे ऑफ 1 5 है। तो नई सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट हो रहा है फिर असाइन हो रहा है, तो सम की वैल्यू हो गई 6। अब आई की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक, सम की नई वैल्यू क्या है, सम की नई वैल्यू है 6 और एरे ऑफ 2 है 3, तो सम की नई वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो लूप खत्म हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, बट आई इज़ नॉट लेस देन 3, तो हम लूप से बाहर आए और हमने प्रिंट कर दिया सम, प्रिंट हो जाएगा इस केस में 9। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, आपको एक एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, उनका मैक्सिमम आपको बताना है। जैसे इस केस में द आंसर शुड बी 5। ठीक है, अगर यहीं पे एरे होता 5, 2, 6, 8, 3, तो आंसर होता 8। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझे कि एक एरे गिवन है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमको निकाल के बतानी है। ठीक, अच्छा, तो थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा, 5, 3, 6, 2, ठीक, 8 और लेट्स से 1। ठीक है, ये एरे है और ये हमारे एरे के इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, अब ये जो एरे का साइज़ है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, 1000 साइज़ का भी हो सकता है, 2000, लाख, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मैनुअली तो नहीं सोचेंगे, हम लूप्स के थ्रू ही सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। पर पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि करना क्या चाहिए कि हमें मैक्सिमम मिल पाए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनिशियली एक वेरिएबल लेते हैं आंसर, जिसको हम इनिशियली 0 कहते हैं। ठीक है, बस हमने 0 लिख दिया यहाँ पे, और अभी हमें आंसर निकालना है। जब हम पहले वैल्यू पर आएंगे 5 पे, अब देखिए ऐसा करते हैं कि एक ना विजिबल पार्ट ऑफ द एरे है और एक टू बी प्रोसेस्ड पार्ट ऑफ द एरे है। एक एक करके हम एक एक एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी 5 जो है हमने 5 को प्रोसेस किया, तो इस केस में ऐसा मानिए कि अभी तक हमने सिर्फ एरे में 5 देखा है, हमें और आगे क्या है हमें मतलब नहीं, हमें नहीं पता।
5 के बेसिस पे अगर सिर्फ 5 होता है एरे में तो आंसर क्या होता? आंसर 5 ही होता, करेक्ट। 5 और 0 में 5 बड़ा है तो 5 आंसर होगा, ठीक है। अब हमने 5 देख लिया, 5 के बाद हम देख रहे हैं 3, ठीक है। अभी तक हमें पता है कि अभी तक एरे के अंदर मैक्सिमम 5 था, पर क्या ये जो 3 है क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो आंसर है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम 6 पे आएंगे। अब हम 6 को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? 6, ठीक। क्या ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है? 5 क्या है? 5 अभी तक का आंसर है, हाँ जी बड़ा है, इसलिए आंसर की वैल्यू अब चेंज होके 6 हो जाएगी। हम 2 पर आते हैं। अब चेक क्या होगा कि 2 5 से बड़ा है क्या? 2 5 से बड़ा है जी? नहीं जी, बड़ा तो नहीं है, तो फिर आंसर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर 6 था, 6 ही रहेगा। अब आए हम 8 पे। क्या 8 6 से बड़ा है? अब देखिए हम कंपेयर, देखिए हर केस में हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पहले हमने 5 से कंपेयर किया था, हर केस में हम बेसिकली आंसर से कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग आंसर है उससे हम अपने एरे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। जो भी हमारा नया आंसर होता है उससे हम करंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। अब 8 6 से बड़ा है तो आंसर जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को प्रोसेस करेंगे, 1 लेकिन 8 से बड़ा नहीं है तो आंसर चेंज नहीं होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके एरे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर हमें कुछ बड़ा मिल जाता है तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम पूरे एरे को प्रोसेस कर चुके होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूरा एरे देख चुके हैं, और अब जो हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है वही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो कोड के थ्रू देखते हैं इसको एक बार कैसे करना है। एक फंक्शन बनाते हैं मैक्स ऑफ एरे, इसके अंदर एक एरे बनाते हैं, मान लीजिए 5 3 6 2 8 4, ठीक है। अब इस केस में आंसर देखिए 8 है, ठीक। हमने क्या डिस्कस किया कि एक आंसर वेरिएबल लेके रखेंगे जो इनिशियली 0 है। एक असम्पशन और है यहाँ पे कि सारे जो इंटीजर्स हैं इसके अंदर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखना है कि वो क्या हैं। वो हम कैसे देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स को? फॉर लूप से, फॉर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, देखिए हम अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम करंट एलिमेंट को आंसर से कंपेयर कर रहे थे, और करंट एलिमेंट अगर बड़ा होता है तो हम आंसर को अपडेट कर रहे थे। तो हमें यही करना है, एक कंडीशन लगानी है हमें। और कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, जावा में इफ़ यूज़ करके, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट। तो अगर करंट एलिमेंट एरे ऑफ आई बड़ा है आंसर से तो आंसर को कर देंगे अपडेट, एल्स कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आपको एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ये पूरा लूप प्रोसेस हो चुका होगा तो हम सारे एलिमेंट्स को देखकर आ चुके होंगे, और एंड में हम प्रिंट कर देंगे मैक्स, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आंसर, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे के अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए आंसर, तो 8 आ रहा है आंसर। अब देखिए इसमें हम एक और बड़ी वैल्यू ऐड कर देते हैं, और पहले ही पोजीशन पे ऐड कर दिया तो क्या होगा, जितनी बार भी ये लूप चलेगा ना, सिर्फ पहली बार में इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि उसके बाद कभी भी 10 से बड़ा नंबर आया ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में आंसर आ जाना चाहिए 10, तो मैक्स 10 आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज सर्च द गिवन एलिमेंट x इन द एरे, इफ प्रेजेंट देन रिटर्न द इंडेक्स, एल्स रिटर्न -1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन आपको एक एरे गिवन है और उसके साथ साथ आपको एक वैल्यू गिवन है x, और आपको ये बताना है कि क्या ये जो वैल्यू गिवन है वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। और ना ही सिर्फ ये बताना है, ये भी बताना है साथ साथ कि वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। इस केस में 5 प्रेजेंट है और फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इसलिए आउटपुट आया 1। मान लीजिए x की वैल्यू होती 10 तो आउटपुट आता -1,
-1 का मतलब होता कि एरे में ये वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है 2 4 6 10। ठीक है, और x की वैल्यू लेट्स से 6 है। ठीक, तो ये हो गए इंडेक्सेस 0 1 2 3। अब आपको क्या करना है कि ये 6 इस पूरे एरे में है या नहीं ये ढूंढना है, और अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। करेक्ट, तो आउटपुट होगा 2। कैसे कर सकते हैं? अगेन, एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, इसलिए लूप्स के टर्म्स में सोचेंगे, मैन्युअली एक एक इंडेक्स को नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें एरे को ट्रैवर्स करना तो आता ही है। सिंपल सी कहानी ये होगी कि हमें शुरुआत से शुरू करना है और हर एक एलिमेंट को x से कंपेयर करके देखना है। अगर ये 2 और 6 इक्वल हैं तो मतलब हमें मिल गया आंसर, है ना। लेकिन 2 और 6 तो इक्वल है नहीं, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, हम पहले 2 को 6 से कंपेयर करते हैं। कैसे कंपैरिजन कैसे होता है? डबल इक्वल टू ऑपरेटर से। करेक्ट, इक्वालिटी ऑपरेटर 2 बार इक्वल टू लिख देते हैं इफ़ के अंदर। अगर 2 6 के इक्वल है तो आंसर हो जाएगा I। ठीक है, लेकिन इस केस में तो 2 तो 6 के इक्वल है ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं एग्जीक्यूट होगी। इनिशियली आंसर अपन मान लेते हैं कि आंसर -1 है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि एरे के अंदर ये एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और अब ढूंढने जाते हैं। तो 2 6 के इक्वल है क्या? नहीं। 4 6 के इक्वल है? नहीं। 6 6 के इक्वल है? बिल्कुल 6 6 के इक्वल है। इसलिए आंसर की वैल्यू -1 से हट के हो जाएगी I। और I क्या है? 6 का इंडेक्स, वो है 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक और बार आगे 6 प्रेजेंट होता तो आंसर क्या होता? हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है तो पहली बार जब भी प्रेजेंट है उसका आंसर हमको चाहिए। बेसिकली फर्स्ट अकरेंस हमको चाहिए अगर मल्टीपल अकरेंसेस हैं तो। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आगे जाना चाहिए? मतलब 6 तो कंपेयर हो गया ना, तो आंसर तो मिल गया, बात ख़त्म। अब आगे हम क्यों पूरा I का लूप आगे तक चलाएं? नहीं चलाना चाहिए आगे तक लूप। तो क्या करें ऐसे केस में? जब हमें आंसर मिल जाए तब हम इस लूप को रोक दें। ठीक है, और रोकते कैसे हैं लूप को? ब्रेक कीवर्ड यूज़ करके। ठीक है, तो यही हमारा लॉजिक रहेगा। हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स कैसे करेंगे? एक फॉर लूप लगा के, और हर बार एरे ऑफ I को कंपेयर करके देखेंगे x से। जब भी मैच हो जाएगा आंसर को अपडेट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक, चलिए कोड करते हैं फटाफट। वो एक फंक्शन बनाते हैं, सर्च इन एरे। ठीक, यही वाला एरे यूज़ कर लेंगे। आंसर को इनिशियलाइज कर रहे हैं -1 से। ठीक है, पूरे एरे पे ट्रैवल करना है तो फॉर लूप लगाएंगे। कितना बड़ा फॉर लूप लगेगा? पूरे एरे पे जाना है, क्योंकि हो सकता है जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो लास्ट में हो। ठीक है, तो इसलिए पूरे एरे पे तो जाना पड़ेगा। एक चीज़ और हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि x क्या है। x को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें x ढूंढना है, 4 ही ढूंढना है, या फिर मान लीजिए 2 ढूंढना है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे ना सारे वेरिएबल्स यहाँ बना रहे हैं। आइडियली हमें क्या करना चाहिए? सर्च इन एरे को जहाँ हम कॉल कर रहे हैं, सर्च इन एरे को हमें x और एरे एज पैरामीटर्स देने चाहिए। बट फॉर नाउ, फॉर सिंप्लिसिटी, हम यहाँ पर ही सारे वेरिएबल्स खुद से बना ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। इफ़ एरे ऑफ I इज इक्वल टू x, तो आंसर जो है अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और अल्टीमेटली प्रिंट कर देना चाहिए फाउंड। क्या हमने ढूंढ लिया? x एट इंडेक्स आंसर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखिए क्या आउटपुट आना चाहिए? 0 1 2 3 4। ठीक है, 4th इंडेक्स पे 2 मिल जाएगा, तो फाउंड 2 एट इंडेक्स 4। ठीक है,
अब एक और इनपुट लेके देखते हैं। ये तो हमने इनपुट लिया था कि भाई एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, 20 ढूंढते हैं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए था -1। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। फाउंड 20 एट इंडेक्स -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 ही रह गया। आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगा सकते थे कि अगर आंसर -1 है तो आप प्रिंट कर दीजिए नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप कुछ लिख सकते थे, इफ़ आंसर इक्वल टू -1, तो आप कुछ और प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज आप कुछ और प्रिंट कर दीजिए। आंसर हमारा ठीक ही आया है, यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, तो नॉट फाउंड आ गया। अब एक केस और रह गया हमारा। देखिए, मान लीजिए हमें इसमें 3 ढूंढना है और यहाँ पे 3 जो है 2 बार प्रेजेंट है, तो आंसर आना चाहिए था 2, राइट। तो आंसर आएगा क्या ये देखते हैं। आंसर 2 आना चाहिए था, आंसर आ रहा है 5। क्यों आंसर आ रहा है 5? क्योंकि हमने लूप को रोका ही नहीं। जब हमें एक बार आंसर मिल गया तो हमें लूप रोक देना चाहिए था ना। अगर हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमें फिर से 3 मिलेगा और हम आंसर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जो हमें नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ करके इस लूप को यहीं रोक सकते हैं, तो अब आंसर 2 आ जाएगा। फाउंड 3 एट इंडेक्स 2। तो एक्चुअली हमने फर्स्ट अकरेंस का कोड लिख दिया। अगर हम ये अज्यूम कर लेते कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा तो हमें इस ब्रेक कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं थी फिर। ठीक है, एक्चुअल में जो हमने अभी ये किया है ना, इसको लीनियर सर्च कहते हैं। हमने एक सर्चिंग एल्गोरिथम लिख दी है यहाँ पे, लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अ क्विक समरी। आज हमने देखा कि एरेज क्या होते हैं। एरेज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस आइटम्स का कलेक्शन होते हैं एरेज। एरेज में ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, और एरेज में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंटीग्यूअस होती है। बेसिकली अगर पहला एलिमेंट एरे का 101 पे है तो दूसरा एलिमेंट 105 पे होगा। 102 पे क्यों नहीं? क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, अब ये जो एड्रेसेस हैं ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे कि किस टाइप का आप बना रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर का साइज़ अलग होता है, इंटीजर का साइज़ अलग होता है। हम अभी इंटीजर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। हमने देखा कि एक एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हमने सिंटेक्स देखा, एरे लिटरल्स देखे, 2 तरह के सिंटेक्स देखे कि न्यू कीवर्ड से कर सकते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के। फिर हमने देखा कि हम एरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि एरे को मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, कितनी एलोकेट होती है, कहाँ एलोकेट होती है, कि भाई एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी में रेफरेंस वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और हीप में एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक, हमने एरे के टाइप्स देखे कि भाई एक सिंगल डिमेंशनल एरे होता है, एक मल्टी डिमेंशनल एरे होता है। सिंगल डिमेंशनल में एक ही डिमेंशन होती है, सीक्वेंस में सारे नंबर्स, सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। मल्टी डिमेंशन में 2 या 2 से ज़्यादा डिमेंशंस होती हैं। ठीक है, अब वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, कितनी भी हो सकती हैं। 2D एरेज को हमने कोड करके देखा कि हम कैसे उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। 2D एरेज या मल्टी डिमेंशनल एरेज को हमने एज एन एरे ऑफ एरेज समझा। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि लेंथ मेथड हमें जावा में बिल्ट इन प्रोवाइडेड है। लेंथ फंक्शन, डॉट लेंथ लगा के एरे के नाम के आगे आप एरे की लेंथ निकाल सकते हैं, उसका साइज निकाल सकते हैं। फिर हमने एरे को ट्रैवर्स करना सीखा। 3 तरह के लूप्स के थ्रू हमने ट्रैवर्स किया, फॉर लूप, फॉर ईच लूप और वाइल लूप यूज़ करके। उसके बाद हमने 3 सवाल लगाए। पहला सवाल हमने लगाया कि हम सम कैसे निकाल सकते हैं एरे का। फिर हमने लगाया कि हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में हमने एक एलिमेंट को सर्च भी किया, लीनियर सर्च हमने इम्प्लीमेंट करी बेसिकली। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चंस में एरे को ट्रैवर्स करना था और कुछ ना कुछ ऑपरेशन, रिस्पेक्टिव ऑपरेशन क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से लगाना था। ठीक, सो अगले वीडियो में हम एरेज के ऊपर और कुछ बातें करने वाले हैं। एरे रेफरेंस, कॉपिंग, क्लोनिंग एंड सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरेज, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं।
एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.